नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपके घर वाले भी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने मनु का राज्य का सप्तांग सिद्धांत स्टार्ट किया था और उसमें हमने 2 पॉइंट्स कर दिए थे, पहला स्वामी और दूसरा मंत्री। अब हम तीसरा पॉइंट लेंगे, वो है पुर। पुर का मतलब है राज्य की राजधानी से जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियों यथा धनवन दुर्ग, कई तरह की उसने दुर्ग बताए, जैसे कि धनवन दुर्ग हो गया, मही दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, वृक्ष दुर्ग हो गया, मनुष्य दुर्ग हो गया और गिरि दुर्ग। अब जल दुर्ग से मतलब है कि जो भी दुर्ग होगा वो जल के बीच में होगा। वृक्ष दुर्ग जो होगा वो जंगल के बीच में होगा। मनुष्य दुर्ग वो मनुष्यों के बीच में बना हुआ होगा। तो कई तरह के दुर्ग की बात करता है वो। और क्यों मनु कहता था कि आधी जो सेना है उसको तो युद्ध में भेज देते थे और आधी सेना जो है उसको दुर्ग में छुपा कर रख देते थे। जैसे ही सामने वाला जो शत्रु है वो देखता था कि भाई इनकी सेना कम है और वो प्रहार करने की कोशिश करता था कमज़ोर समझकर, तभी वो दुर्ग से अपनी सेनाओं को निकलने का आदेश देते थे और वो ये उनकी एक रणनीति थी युद्ध को जीतने के लिए। नेक्स्ट है राज्य। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। तो राज्य में वो जनता को भी सम्मिलित करता है और जो टेरिटरी है उसको भी सम्मिलित करता है। जैसे कि अब हम ओरिजिन ऑफ स्टेट देखें तो ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंदर जो है स्टेट के 4 इम्पोर्टेंट लक्षणों की बात हम करते हैं। पॉपुलेशन जनसंख्या हो गई, टेरिटरी हो गई, सरकार हो गई और संप्रभुता हो गई। अब यहाँ पे वो राज्य के अंदर भूमि को यानी टेरिटरी को और जनता को यानी पॉपुलेशन को सम्मिलित करता है। कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताते हुए जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता दोनों को सम्मिलित किया है। 5th है कोश। कोश जो है एक इतना इम्पोर्टेंट लक्षण है, इतना इम्पोर्टेंट अंग है कि उसके बिना कोई भी राज्य कार्य नहीं कर सकता। जब तक आपके पास कोश नहीं होगा तब तक आप लोगों की इकोनॉमिक आर्थिक आवश्यकताएं जो हैं उनको कैसे पूरी करेंगे। तो इसलिए कोश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है सप्तांग सिद्धांत का, या हम कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट अवयव है। तो मनु का मानना था कि कर कलेक्शन मतलब टैक्स कलेक्शन है, कर जो है ग्रहण करके वो जनता जो है उससे कर ग्रहण करेंगे। पर कर ग्रहण कैसे करेंगे? जैसे जिसकी आर्थिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग उससे कर ग्रहण किया जाएगा। राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है। राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा को सुरक्षा दे सकता है, उसके कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां कर सकता है और ये करके वो अपने दायित्व की पूर्ति कर सकता है। तो दायित्वों की पूर्ति के लिए उसको कर का उसके पास कोष होना आवश्यक है। जब कोष वैसे राजा के पास काफ़ी होता है, पर उसको चलायमान रखने के लिए प्रजा जो है उससे कर ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि वो उसको बदले में फैसिलिटीज़ दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, न्याय दिला रहा है। तो उसको बदले में
जनता जो है, प्रजा जो है वो कर देगी और तभी वो कोष जो है वो निरंतर चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दंड। यहाँ पे दंड से तात्पर्य है, यहाँ दंड से तात्पर्य है सेना से। तो सेना और दंड, तो दंड को हमने पहले भी देखा कि मनु ने कितना इम्पोर्टेंट माना है। उसने माना है कि धर्म को स्थापित करने के लिए दंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो भी ये मानता है कि मानव स्वभाव ऐसा है कि वो बिना डर के कोई काम नहीं कर सकता, बिना डर के वो अनुशासित नहीं रह सकता, बिना डर के वो व्यवस्थित नहीं रह सकता। तो समाज को में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए उसने दंड के साथ में, धर्म के साथ में दंड की भी पूरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता बताई है। सेना को दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना के अनेक अंगों जैसे हस्ती सेना यानी कि हाथियों की सेना हो गई, रथ सेना, अश्व सेना, घोड़ों की सेना हो गई, जल सेना, पदाति सेना, इन सब का उल्लेख किया है। उसने कहा कि कोई भी राजा जो है उसको सर्वशक्तिमान बनने के लिए उसके पास हस्ती सेना होनी चाहिए, उसके पास रथ सेना होनी चाहिए, अश्व सेना होनी चाहिए, जल सेना होनी चाहिए और पदाति सेना होना चाहिए। तथा राजा को भी उसने परामर्श दिया कि ये सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र। जैसे शासन के विस्तार के लिए शत्रु इम्पोर्टेंट होता है, शत्रु का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, उसी तरह से मित्र जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, सप्तांग सिद्धांत का एक इम्पोर्टेंट अंग है। बिना कोई भी राजा जो है अकेले कुछ नहीं कर सकता और उसको अपना स्थापित करने के लिए शत्रु तथा मित्र दोनों की आवश्यकता होती है। तो वो चाहता है कि मित्रों की संख्या जो है वो राजा को बढ़ाते रहना चाहिए और शत्रुओं की संख्या को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करते हुए दो तथ्यों की ओर संकेत किया है। पहला है कि राजा शून्य में नहीं रहता और दूसरा राज्य के संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं, दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। दूसरा है कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहें। मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। तो हमने देखा कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो है, राज्य यहाँ पे उसने राज्य के स्वरूप को, साव्य स्वरूप को ग्रहण किया है और उसने 7 इम्पॉर्टेंट अंग बताए हैं: स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड, मित्र। तो जब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक डिटेल क्वेश्चन भी आ जाता है राज्य का सप्तांग सिद्धांत और राज्य के कार्य क्षेत्र। उसके साथ में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राज्य के कितने सप्तांग सिद्धांत में कितने अंग हैं, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोश किन्हीं 2 को आप समझाएं। तो इसलिए आपको इन 7 अंक को अच्छे से तैयार करके जाना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य की प्रकृतियों यानी सप्तांग सिद्धांत राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। राज्य के सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। उसका कहना है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राजा का शीर्षस्थ स्वामी
अथवा राजा को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजा द्वारा राज्य कार्य हेतु महत्वपूर्ण अंग के रूप में मंत्री को स्थान दिया गया है। इन दोनों के द्वारा राज्य के प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरी प्रकृतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। मनु ने सभी प्रकृतियों की पारस्परिकता को व्यक्त करते हुए कहा कि त्रिदंड के समान परस्पर संबद्ध होने के कारण समस्त प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। सब ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, मेरे बिना काम नहीं चल सकता या मेरे बिना काम नहीं चल सकता। किसी का भी किसी के बिना काम नहीं चल सकता। सब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो प्रत्येक राज्य के लिए, इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए अत्यावश्यक है। राजा भी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई पुर के बिना मेरा काम चल जाएगा या कोश के बिना मेरा काम चल जाएगा। नहीं, उसके लिए सातों प्रकृतियाँ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही हमारा ये क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।